हाँ बच्चों, तुम्हारे 10th के जो मैथ्स का पेपर है वो 12 तारीख को है। तो मैं आज तुम्हें केवल इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और जो शुरू के एबेसिडे और खालिस्तान आएंगे ना क्वेश्चंस, उससे संबंधित मैं तुम्हें रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है ना। कोर्स तो कंप्लीट हो ही चुका है, सारे एक्सरसाइज तुमने कर ही ली है, रिवीजन कर ही लिया होगा, कर लिया ना बच्चों। तो आज अपन केवल इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे और जो प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। और मैं तुम्हें इसके साथ भी तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी में आपको मैथ्स के क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, किस प्रकार से वहाँ पे अंक दिए जाते हैं, उस आधार पे तुम्हें आंसर जो अपन हल करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, उसको हल करने का तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है। तुम लोग कहते हो कि भाई मेरा तो पूरा मैथ्स का पेपर सही किया था, मैंने स्टार्टिंग सही थी, लास्ट में आंसर भी सही आया यार, पता नहीं नंबर कहाँ से कट गए। तो इसमें भी एक तरीका होता है कॉपी चेक करने का, और तुम्हें क्या क्या लिखना है तो वो उस हिसाब से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ठीक है। तो आप पूरा देखिए। अगर ये धुंधला दिख रहा है तो अपने वीडियो का आप उसमें बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, परास जो रेंज होती है ना, वो बढ़ा लीजिएगा। तो अब देखिए आप, चलिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं अपन। चैप्टर फर्स्ट है आपके पास, कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो टॉपिक है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले ही अपने पास एक्सरसाइज 1.1 में अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता रखा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा होगा तुमने। और आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन बी। ये होती क्या है? अगर हिंदी में देखें तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ही है एक तरीके से। और जो शेषफल है आर, वो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो सकता है। बराबर हो गया तो भाग क्रिया खत्म हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। बी से छोटा, इसका मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं अपन उससे अपन को छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने पास अगर अपन देखें, अगर सिंपल से तरीके से, तो जैसे अपन ने 2 का भाग लगाया 9 के अंदर। ठीक है ना। 2 का भाग अपन ने लगाया 9 के अंदर, तो अपने पास यहाँ पर ये पेन थोड़ा लाइट आ रहा है, मैं इससे लिख देती हूँ। 9 में अपन ने 2 का भाग लगाया, 2 चौके 8, कितना बचा? 1 बच गया। तो अब अपने पास 9 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 प्लस 1। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये आर है वो 1 है, 1 है तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर हो गया तो भाग क्रिया खत्म हो जाएगी, शेषफल 0 आ जाएगा। और अगर अब इसने बोला है कि 0 से बड़ा, ठीक है, हो सकता है 0 के बराबर में तो भाग क्रिया खत्म हो जाएगी, और 0 के बराबर होने पर भाग क्रिया खत्म हो गई और 0 से बड़ा हुआ, लेकिन किससे होना चाहिए? बी से छोटा। ये क्या है? बी है। ये बी से छोटा। बी से छोटा का मतलब होगा भाजक से छोटा। ये अपने पास भाजक है, ये अपने पास भागफल है, और ये अपने पास है शेषफल। ठीक है। इसका मतलब ये ए हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसीलिए तो अपन ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं ना यहाँ पे, है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब हुआ भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिसका भाग लगा रहे हैं, भागफल जो उत्तर है अपना, और शेषफल जो नीचे शेष बचा है वो आपके पास 2 से छोटा होना चाहिए। ये 0 आ सकता है आर, और अपने पास बी से छोटा होना चाहिए। बी मतलब हो गया 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक तरह से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ही है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भाई अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, तो ये आपके पास बुक में पेज नंबर 4 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। वो की वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही तो है ना। सॉरी। तो 2 धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पे ए और बी दिए रहने पर आपके पास ऐसा अद्वितीय पूर्णांक पी और क्यू, जो है ना क्यू और आर होना चाहिए, जहाँ पर बी बराबर क्यू बी क्यू प्लस आर और आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है। पेज नंबर 4 पे तुम देख लेना, देख लोगे ना बच्चों। ये आपके पास पेज नंबर जो बुक का है वो पेज नंबर 4 पे आप इसको देख सकते हैं। लैंग्वेज पढ़ लेना। ए और बी ऐसी धनात्मक संख्याएं होगी और अद्वितीय संख्याएं क्यू और आर होगी। ठीक है। जहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, ये लिखना जरूरी है। आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अब आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काय में काम आती है। ये दी गई संख्याएं, जो भी संख्याएं दे रखी होगी, उनका एचसीएफ ज्ञात करने में इसका यूज़ किया जाता है।
किसके लिए बच्चों? HCF ज्ञात करने में। चलिए अब अपने पास जो एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, 1.2 में आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपने पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने का क्वेश्चन भी है ना। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को व्यक्त करने का तुम कर ही लोगे। और इसमें है कि ये अपने पास जांच भी करनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। एक क्वेश्चन है चौथा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संख्याएं चेंज कर करके और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी, अभी हाफ ईयरली में भी आया था और अभी भी इसके आने के बहुत 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 चांस है, ठीक है। तो ये अपने पास कहाँ काम में आता है? ये वाला फॉर्मूला। HCF और LCM, इसका मतलब लघुत्तम और महत्तम संख्याएं हैं, उनका अगर गुणन करें, जो प्राप्त होती है संख्याएं, दी गई संख्याओं का HCF और LCM, कोई नंबर ही तो प्राप्त होगा, अंक ही तो प्राप्त होगा। जो अंक आएंगे अपने पास LCM और HCF, जो भी नंबर आए अपने पास, वो उनका गुणा करें तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपन को क्वेश्चन कैसे दे देगा वो एग्जाम में? वो आपके पास दे देगा कि भाई HCF कोई 2 नंबर का नंबर दे दिए, यहाँ पे ये इतना है, LCM है वो उन्हीं नंबर को यहाँ पे दे देगा, ज्ञात करना है, बस इतना सा क्वेश्चन देगा। तो क्या करना है तुम्हें? जो भी यहाँ पे संख्याएं दे रखी है उनको गुणा कर दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? LCM आप यहाँ रखो, क्या दे रखा है? HCF का भाग लगा दो, जो भी दे रखा हो HCF का भाग लगा दो, क्योंकि अपने पास सूत्र जो है LCM इंटू HCF बराबर प्रथम नंबर इंटू द्वितीय नंबर, इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो अगर HCF दे रखा है तो HCF का भाग चल जाएगा, गुणा में है ना बच्चों, तो किस में चल जाएगा? भाग में। और अगर आपके पास LCM दे रखा है तो LCM का भाग लगा देना, तो HCF ज्ञात हो जाएगा। 4 चीज़ें हैं, चारों में से कोई भी 3 चीज़ें दे रखी होगी, एक चीज़ ज्ञात करनी है, तो जो भी ज्ञात करनी है उसको तो इधर रखना, और जो उसके पड़ोस में होगी वो यहाँ पे भाग में चल जाएगी। अब जैसे समझो कि भाई पहला नंबर अपन को ज्ञात करना है, दूसरा दे दिया, और LCM और HCF दोनों देगा उस स्थिति में, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? इन दोनों में से कोई भी चीज़ दे रखी है उसको तो इधर रखो, है ना, वो अपने पास यहाँ रखिए, सेकंड नंबर यहाँ रखा, इनको गुणा में रख दो, और जो संख्या दे रखी पहली हो या दूसरी हो वो अगले लाइन में या अगली स्टेप में यहाँ पे भाग में चला जाएगा। बात आ गई समझ में? इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या को दोनों में से एक संख्या दे सकता है वो, LCM HCF देगा वो। इसका मतलब हुआ कि जो भी संख्या ज्ञात करनी है उसको तो इधर रखें, और जो भी संख्या दे रखी है उसका भाग लगा दो। इधर भी यही है, दोनों में से कोई भी दे रखा है एक चीज़, उसका इधर भाग लगा दो, संख्याओं में भाग लगा दो। संख्या अगर ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का भाग लगा दो, पहली ज्ञात करनी है तो दूसरी का लगा दो, दूसरी ज्ञात करनी है तो पहली का लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आता है और 100% आएगा। अब ये आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में करने का क्या तरीका होगा। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 1.2 में दे रखी है ऐसा दे रखा होगा, 306, 657 नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। नो, LCM ज्ञात करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लिखेंगे, और वहाँ पर आप जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको आप बॉक्स में बंद करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में जो सूत्र पर आधारित क्वेश्चन रहता है उसमें आपके पास सूत्र को लिखने के अलग नंबर रहते हैं, वर्गीकरण किया हुआ रहता है कि भाई आधा नंबर सूत्र का है, आधा नंबर तुम्हारे ये पहचान का है कि भाई तुमने पहली संख्या पहचानी, दूसरी संख्या पहचानी, LCM दे रखा है तो LCM पहचाना, HCF दे रखा है तो HCF पहचाना, और फिर आपने सूत्र के अंदर मान रखा, उसके नंबर अलग होंगे, गणना करी उसका नंबर अलग है, उत्तर निकालने का नंबर अलग है। इतना प्रोसेस होने के बाद में तुम्हारे नंबर मिलते हैं। इसीलिए तुम लोग कहते हो कि मेरा तो सही था, नंबर काट लिए, तो इसलिए काटते हैं कि तुम लोग सिस्टमेटिक काम नहीं करते हो, ठीक है। अब कर लोगे ना। चलिए, तो ये अपने पास इम्पोर्टेंट था, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए अगला अपन देखते हैं कि क्या आ सकता है। इसमें अपने पास 1.3 जो है वो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बारे में बता रखा है। सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो वो क्वेश्चन में पूछ सकता है एबेसिडे में कि पहचानिए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो वो रूट के अंदर कोई भी नंबर दे देगा। तो तुम लोग क्या करते हो कि रूट 4 दे दिया, रूट 16 दे दिया, रूट 5 दे दिया और रूट 25 दे दिया, तो तुम किसी पे भी मत लगा देना। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है
पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता है। 4 का अंडर रूट 2 निकलता है, 16 का अपने पास 4 निकलता है, 25 का क्या निकलता है बच्चों 5, क्योंकि 5 × 5 जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल दो, वर्गमूल निकालना आता है ना। तो 5 केवल सिंगल 5 है, वो ऐसा नंबर है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों, इसका जोड़ीदार ही नहीं है ना, इसको टुकड़े करने तो जोड़ीदार थोड़ी मिलेगा। 5 के टुकड़े कर ही नहीं सकते और 16 के टुकड़े कर सकते हैं 4 × 4, तो इसका जोड़ीदार मिल गया, तो एक संख्या बाहर निकाल दो, तो अपने पास 4 निकल गया, तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त है, मतलब है ये पूर्ण वर्ग संख्या, और इसका वर्गमूल ज्ञात हो रहा है अपन को। तो ये अपने पास परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, कौन नहीं है, √5। तो कोई भी नंबर दे सकता है वो, तो पूछ सकता है एबीसीडी में कि निम्नलिखित में तो कौन सी संख्याएं या संख्या जो अपरिमेय संख्या है, तो उसके अंडर रूट में से देख लेना कि कौन सी संख्या अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या फिर टुकड़े करके देख लो कि जिसके अपने पास जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकल रहा है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी। चलिए अगला पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का रूप कौन सा होता है बेटा, P/Q रूप का। ठीक है, P/Q दोनों सहभाज्य संख्याएं होती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हें ध्यान हो तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर तुम्हें बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि अपन परिमेय संख्या मान लेते हैं उसको, P/Q रूप या A/B कुछ भी बोलो आप, तो P/Q रूप की लिखा है मैंने। तो जहाँ पर ये लाइन बहुत बहुत ज़रूरी लिखना है तुम्हें कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब हुआ कि जो संख्याएं आपके पास P/Q रूप की है, कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने 5/13 ले लिया, 13/7 ले लिया, कुछ भी होगा। अगर उनके मैं टुकड़े करूँ ऊपर वाले के नीचे वाले के, तो उनमें एक के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। तभी तो बच्चों उसके अंदर अपने पास जो सिद्ध करे कि परिमेय संख्या है, तभी तो अपन बताते हैं कि भाई एक के अलावा भी कोई उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमारा मानना गलत है कि वो परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। याद आ रहा है ना, वो बताया था ना मैंने। तो इसमें वर्किंग क्या रहता है कि अपने पास A/B मान लो, √2 को कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे √5 ले लो, जैसे ये 5 ले लिया मैंने। तो अब अपने पास क्या कहते हैं कि भाई √5 बराबर A/B परिमेय संख्या मान लिया, जहाँ पर A और B दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब अगर मैं इसके टुकड़े करूँ तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलेगी। अब अपन आगे ये सिद्ध करेंगे कि अपन ने बोला था भाई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, लेकिन अपन बोलेंगे कि इसके अलावा भी कोई उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हो रही है, अतः हमारा मानना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, √5 बराबर अपने पास A/B माना, तो A बराबर क्या हो जाएगा, √5 और B दोनों का वर्ग कर दो, A² बराबर 5 B²। ठीक है, अब बोलो कि भाई 5 है A² को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 A को भी विभाजित करेगा, अतः जो अपन A बराबर 5C लिख सकते हैं। अब इसका मान जो अपन ने बोला है A बराबर 5C, इसका मतलब हुआ कि A 5 और गुणा में कोई संख्या होगी, तभी तो 5 से विभाजित हो रहा है A², तो 5 से भी होगा A। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ A होगा 5 के गुणज के रूप में कोई संख्या है। ठीक है, तो अब ये मान इसमें रखो, तो 25C² बराबर 5 B², 5 से 5 काट दो, ये 25 काट दो, तो 5C² बराबर B²। अब क्या मिला, यहाँ पे 5 B² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 B को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब B का रूप भी क्या मिलेगा 5, और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, ABCD ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो A/B माना था अपन ने, A क्या मिला अपने पास 5C लिया, और B क्या लिया अपने पास 5D के रूप में मिला। अब अपन ने बोला था A और B में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है 5, जबकि हमने बोला था कि भाई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 5 मिल गया, अर्थात हमारा मानना ही गलत था कि ये परिमेय संख्या है, अर्थात ये है एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो अपने पास √5 था तो 5 कॉमन मिलेगा, √3 है तो 3 मिलेगा, √7 है तो 7 कॉमन मिलेगा, 11 है तो 11 मिलेगा। ठीक है, √2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबर है वही उभयनिष्ठ मिलेगा यहाँ पे। तो फिर बोल दो कि भाई ये अपरिमेय संख्या ही होगी, परिमेय नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई दूसरा नंबर भी उभयनिष्ठ मिल रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब ऊपर नीचे दोनों में मिल रहा है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है और आएगा 100%। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में से सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या
अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ जाता है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए ये लाइन जरूर लिखना, पी और क्यू दोनों सहभाज्य है। अब अगला पॉइंट आ जाता है एक्सरसाइज 1.4 में। 1.4 में शांत और अशांत वाला है। संख्याएं जो परिमेय संख्या दे रखी है उसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, चेक कीजिए। तुम्हें बोर्ड में पहला क्वेश्चन ही, हाँ, जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर आपके पास शांत अशांत के बारे में बता रखा है। दी गई संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 101% इस एक्सरसाइज के 1.4 जो है चैप्टर नंबर 1 में, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, एबेसिड में मिल सकता है, खालिस्तान में मिल सकता है, 1 नंबर वाला जो सिंगल जो ज़्यादा कैलकुलेशन रिलेटेड नहीं रहता है उसमें मिल सकता है तुम्हारे। ठीक है, अधिलघुरात्मक वाले में रहता है उसमें मिल सकता है, 100% मिलेगा इसमें। तो आपके पास पेपर जब तुम खोलोगे तो पहला क्वेश्चन भी मिल सकता है कि ये बताइए कि दी गई संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, सत्य असत्य में मिल सकता है, खालिस्तान में मिल सकता है, कहीं पे मिल सकता है, तो 100% मिलेगा। तो अब इसको देख लीजिए, संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत। तो ये परिमेय संख्याओं के हर में अगर अपन राठौड़ी से समझें, अगर वैसे तो ये है कि गुणनखंड जो करें अपन क्यू के, इसका मतलब हर के गुणनखंड करें तो 2 की पावर m 5 की पावर n रूप का होने पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इतनी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, चलो बिल्कुल अपन सोच रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा टफ हो गई, तो सिंपल वे में क्या देखें कि भाई कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 12/125 दे दिया, ठीक है, और बटा में 4 दे दिया, या कुछ भी नंबर दे दिया तुम्हारे पास, तो उसमें अपन क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे कि भाई दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सबसे सिंपल तरीका है कि पहले तो ये देखो कि कट रही है क्या संख्या, ऊपर नीचे नहीं कट रही है, फिर हर के टुकड़े करो। 4 के टुकड़े क्या होगा, 2 × 2, ठीक है ना। अगर टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर जैसे मैंने ये दे दिया यहाँ पे 12/13 दे दिया, ठीक है ना, 12/13, 13 के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो टुकड़े हो रहे हैं तो टुकड़े करो, नहीं हो रहे हैं तो ऐसे कैसे रहने दो। इन दोनों नंबर को देख रहे हैं तो अपन को कैसे पता चलेगा शांत या अशांत। अगर हर में 2 दिखे, टुकड़े करने पर 5 दिखे, या अभाज्य गुणनखंड करोगे तब तो 2 और 5 दिखेगा, 10 दिखेगा ही नहीं। और अगर सिंपल कोई भी नंबर दे रखा है 13/100 या कुछ भी नंबर दे रखा है, तो इस तरह का अगर नंबर दिख रहा है तब तो वो 100% शांत होगा। शांत का मतलब हुआ कि भाग खत्म हो जाएगा, चाहे दशमलव आएगा चाहे पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगर ये तो अपने पास 4 का भाग लगेगा, 125 आया, अगर इकाई का अंक सम संख्या नहीं है तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं। 4 की भाजकता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 25 है, जाएगा ही नहीं, इसका मतलब दशमलव में जाएगा लेकिन भाग खत्म हो जाएगा। तो अपन को बिना भाग दिए बताना है कि भाग खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। हर में देखो क्या नंबर है, क्या संख्या है, अगर 2 या 5 के अलावा कोई संख्या दिख रही है तो वो अशांत होगा। केवल सिंपल सी बात, क्या बोला मैंने, 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या दिख रही है तो वो दशमलव, उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 या 5 दिख रहा है तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना बच्चों, इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपके पास जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे पास, क्वेश्चन में ले लेती हूँ, जैसे अपने पास दे दिया 129/2 की घात 7 दे दी, 5 की घात 7 और 5 की घात 2, ठीक है ना। अब ये बताओ कि भाई इसका ये दशमलव प्रसार करें तो शांत मिलेगा या अशांत। यहाँ देखो घात में दे रखा है, टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, घाते मत देखो, अभी केवल संख्याएं देखो क्या क्या दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है। इसका मतलब 100%, क्या बोला मैंने, 100% ये दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या बोला मैंने, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, 2 या 5 के अलावा कोई संख्या नहीं नज़र आ रही है। 2 या 5 के अलावा कोई नंबर दिखता है, यहाँ पे अगर 3 दिख जाता तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाता। 3, 5, 7 कुछ भी दिखे तो 5 तो दिख रहा है, मतलब दिख गया, 3 दिख गया, 7 दिख गया, ठीक है ना। तो ये नंबर अपन को नहीं दिखने चाहिए। 6 दिख गया तो 6 के तो टुकड़े 2 × 3 हो जाएगा, वापस 3 मिल जाएगा। 7 मिल रहा है, 9 के तो 3 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के 3 और 7 अपन को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। 8 हो जाएगा, तुम बोलोगे 8 के तो 2 × 2 × 2 होते ना, तो 2 तो अपन को चाहिए, है ना।
6 है तो 6 का बता ही दिया, 2 × 3 हो गया, 3 अपन ने पहले लिख ही दिया। 5 तो चाहिए, तो अपने नंबर में से क्या एक का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक तो सब में ही टुकड़े करेंगे तो एक तो मिलेगा, 2 चाहिए अपन को, 3 नहीं मिलना चाहिए। 4 का 2 × 2 मिल जाएगा, 5 तो अपन को चाहिए। 6 का 3 × 2 तो ये नहीं मिलना चाहिए। 7 नहीं मिलना चाहिए। 8 के 2 × 2 मिल रहा है। 9 का 3 × 3 मिल रहा है। 8 का 2 × 2 × 2 मिल जाएगा। इसका मतलब 2 तो चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के 3 और 7 नहीं दिखने चाहिए। किसमें? अभाज्य गुणनखंड करने पर। और अगर सिंपल दे दिया तब तो अपन को 2 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये शांत होगा। अब अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में दे दे वो कि ये बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो भाग की क्रिया किए बिना उत्तर बताइए। तो अपन को क्या करना है, 129 दिया हुआ है, 2 की घात 7 दे रखी है और 5 समान आधार होने पर घातें जोड़ दो, तो 7 और 2 9, 5 की घात कितनी हो गई? 9। देखो सबसे सिंपल तरीका, 2 की घात और 5 की घात समान चाहिए अपन को, तभी तो 5 दूनी 10 कर देंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे कितना है? 7, 2 घात कम पड़ रही है तो 2 की घात 2 से गुणा भाग कर दो। तो 129 × 2 की घात 2 बटा 2 की घात 9 × 5 की घात 9, समान कर दी अपन ने घातें, तो 5 दूनी 10, ये अपने पास घातांक नियम है ना, अगर घातें समान है तो ये संख्याएं गुणा हो जाती है। तो 2 × 5 की घात 9 कर दो, गुणा में है तब की बात कर रही हूँ मैं, तो 5 दूनी 10 कर देंगे यहाँ पे, 10 की घात 9। अब 129 × 4, 2 की घात 2 4 हो गई, तो अब 129 × 4 कर दो और अपने पास 10 की घात 9, इसका मतलब 9 संख्याओं के बाद में अपन को दशमलव लगाना है, ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। दशमलव प्रसार जो करेंगे संख्याओं के, उसमें बताना है कि शांत या अशांत, तो परिमेय संख्याओं के हर में 2 5 या 10 दिखे अपन को, ठीक है, अर्थात P/Q रूप में हो। अगर दे रखा है तो Q का अभाज्य गुणनखंड Q का है, हर है, ठीक है। अगर गुणनखंड करें तो 2 और 5 दिखे रूप का होने पर वह परिमेय संख्याओं का प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा, वो शांत होगा, ठीक है ना बच्चों। कर पाओगे ना आप? तो इसमें से क्वेश्चन देख लीजिएगा 1.4 में से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और अपन ने रिवाइज कर ही लिया है, पहला चैप्टर हो गया अपना। और ये देखिए जैसे अपने पास दे दिए 13/125, तो 13 तो अपने पास दोनों में से अपने पास कॉमन कोई संख्या है ही नहीं, कटेगा ही नहीं। 13 का 13, 125 को 5 की घात 3, 5 दिख रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 दिख रहा है, 2 अपन को और चाहिए, 2 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 है, 2 की घात 3 चाहिए, दोनों को करेंगे तो 5 दूनी 10 की घात 3 और 2 की घात 3 ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। उनको गुणा किया तो 8 × 13 करेंगे, 104 बटा 10 की घात 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, उत्तर आ गया अपना। ये देखो 7/80, कुछ कट नहीं रहा है, 7/80, 80 के टुकड़े किए, 2 की घात 4 × 5 मिल गया, तो 2 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 2 की घात 4 है तो 5 की घात भी 4 चाहिए, एक घात तो है और कितनी चाहिए? 3 घात, तो 3 घात से गुणा भाग कर दिया, यहाँ पे तो 4 घात हो गई और यहाँ पे 5 की घात 3 हो गई। 125 को 7 से गुणा कर दो और 10 की घात 4, इसका मतलब 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। 3 संख्या ही है, एक संख्या कम पड़ रही है तो 0 लगा के फिर दशमलव आप लगा सकते हो। और यहाँ पे 1.4 जो प्रश्नावली है उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये, इसमें से 100% तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो ये फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट करो जब तक मैं सेकंड चैप्टर के नोट्स तुम्हारे लिए तैयार करती हूँ, ठीक है। बेस्ट विशेस।